अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको इससे फ़ायदा होगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करें ऐसा सवाल जो अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, मेरे अपने क्लाइंट्स के अलावा भी कई लोगों की मुझे कॉल आती है इस परेशानी में। केस का सलूशन बताएं, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस बारे में। सो टॉपिक है रेफ्यूजी हेयरिंग। हेयरिंग रेफ्यूजी क्या होती है और उसमें किस किस्म के सवाल किए जाते हैं, वो किस तरह कंडक्ट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बेसिकली रेफ्यूजी हेयरिंग जो होती है एक पेशी होती है जो रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न रखता है असाइलम सीकर्स के लिए। कन्वेंशन रेफ्यूजीज़ जो होते हैं या जो प्रोटेक्शन सीक कर रहे होते हैं उनके लिए एक पेशी रखी जाती है जिसमें रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न का एक नुमाइंदा, एक उसको मेंबर कहते हैं, वो आके आपका केस सुनता है। और वो अगर उसको लगता है कि आपको ख़तरा है, आप अपने मुल्क नहीं जा सकते, तो वो आपका केस एक्सेप्ट करता है और आपको प्रोटेक्शन देता है। तो बेसिकली हेयरिंग का मतलब ये होता है। अब ये कोर्ट हेयरिंग से या कोर्ट प्रोसीडिंग से ज़रा डिफरेंट होती है और इसका तर्ज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। बेसिकली अब कोविड के बाद से हेयरिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं। मोस्टली हेयरिंग्स जो होती हैं ऑनलाइन ऑनलाइन की जाती हैं और कुछ सिचुएशंस में इन पर्सन हेयरिंग भी की जा सकती है, या फिर आपको अगर अकोमोडेशंस चाहिए तो आप ख़ुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इन पर्सन हेयरिंग चाहिए। जो ऑनलाइन हेयरिंग होती है उसमें एक आपको हेयरिंग से पहले लिंक मौसूल होता है और हेयरिंग के लिए आप उस लिंक को कनेक्ट करते हैं। वो एक सेशन में आपको ले जाता है जहाँ पे आप वो आरपीडी का नुमाइंदा होता है। अगर आपको तर्जुमान की ज़रूरत है, ट्रांसलेटर की, तो वो भी वहाँ मौजूद होता है, आप होते हैं। और अगर आपका वकील है कोई तो वो भी उस पेशी में मौजूद होता है। आप चारों लोग उस पेशी में मौजूद होते हैं और फिर वहाँ सुनवाई होती है। और अगर इन पर्सन हेयरिंग होती है तो आप आईआरबी के दफ्तर जाते हैं, वहाँ पे नुमाइंदा आता है आरपीडी का। आपका वकील अगर है तो वो आपके साथ जाता है, तर्जुमान होता है और वहाँ पे आपकी आमने सामने सवाल जवाब जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो जो यूजुअली हेयरिंग्स ऑनलाइन होती हैं आजकल, तो ऑनलाइन हेयरिंग जो है वो थोड़ी सी कन्वीनियंट है। बोर्ड के लिए भी, जो आईआरबी बोर्ड है उसके लिए भी कंडक्ट करना आसान है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी आसान है, क्योंकि वो घर से या दफ्तर से अपने दफ्तर से कनेक्ट हो जाते हैं और सबका टाइम भी बचता है और रिसोर्स भी बचती है। अब हेयरिंग का टाइम क्या होता है, कितनी लंबी हेयरिंग होती है और उसमें क्या सवाल किए जाते हैं। सो हेयरिंग्स दो किस्म की होती हैं। एक होती है शॉर्ट हेयरिंग। शॉर्ट हेयरिंग जो होती है वो मैक्सिमम 2 घंटे की होती है। और एक लॉन्ग हेयरिंग होती है यानी कि रेगुलर हेयरिंग, वो जो होती है वो 3 घंटे की होती है। अगर उसमें मेंबर को लगता है कि उनको मज़ीद क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है तो वो फिर एक और हेयरिंग एक और दिन रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। तो जो शॉर्ट हेयरिंग है वो शॉर्ट क्यों होती है? शॉर्ट हेयरिंग शॉर्ट इसलिए होती है कि वो एक ऐसा इशू होता है जिस पे मेंबर को बहुत कम सवाल होते हैं, बहुत कम उसने पूछना होता है, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंसर्निंग होती हैं। तो वो शॉर्ट हेयरिंग होती है। उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली हेयरिंग में। एक को क्रेडिबिलिटी कहते हैं यानी कि आपकी सच्चाई। दूसरे को कहते हैं स्टेट प्रोटेक्शन। स्टेट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपने अपने मुल्क से हिफाजत तलब की और आपका मुल्क मुल्क कैसे आपको हिफाजत नहीं दे सका। और तीसरा एलिमेंट होता है, उसको कहते हैं इंटरनल फ्लाइट अल्टरनेटिव, यानी कि अपने मुल्क के अंदर अगर आपको कहीं और भेज दिया जाए तो वहाँ आप क्यों हिफाजत से रह नहीं सकते। तो ये 3 जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कवर करते हैं हेयरिंग के अंदर। और जो शॉर्ट हेयरिंग्स होती हैं मोस्टली इसमें सिर्फ एक इशू होता है मेंबर को, इसलिए वो हेयरिंग शॉर्ट हो जाती है। और जो लॉन्ग हेयरिंग होती है उसमें सवाल थोड़े ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उसका दौरानिया ज़रा लंबा होता है। जैसा कि मैंने समझाया कि इश्यूज़ क्या होते हैं, जो क्रेडिबिलिटी का इशू है, सच्चाई का
स्टेट प्रोटेक्शन का और इंटरनल फ्लाइट अल्टरनेटिव का। तो जो ये इश्यूज़ हैं, आपके केस के सवालात भी इन्हीं इश्यूज़ पे मबनी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपने जो अपना केस जमा करवाया है, जो आपका बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म है, फिर आपने अपना जो बयानिया दिया है जिसको नैरेटिव कहते हैं, और जो आपने अपने सबूत जमा करवाए हैं, मेंबर उनको गौर से उनका मुतालिया करता है और फिर उनमें से बारी बारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जो इश्यूज़ उसको लगते हैं कि इसके बारे में सवाल करना चाहिए, वो आपसे सवाल करता है। अब कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता कि एग्ज़ाम की तरह कि कौन सा सवाल आएगा, कहाँ से आएगा, क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें। हर मेंबर की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, हर मेंबर का तर्ज, तौर तरीका, क्वेश्चनिंग डिफरेंट होता है। कुछ मेंबर्स बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपके में भी वो केस से सवाल ना करें, वो आपकी यहाँ की लाइफ के बारे में पूछें, वो आपसे डिफरेंट सवाल पूछें, वो कनेडियन कल्चर के बारे में पूछें, आपकी डेली रूटीन के बारे में पूछें। और कुछ मेंबर आपसे केस टू केस, लाइन बाय लाइन, जिस तरह की आपने स्टोरी पेश की है, हर लाइन में से सवाल करें। तो सवालों की भी कोई गाइड बुक नहीं है और ना टाइम लिमिट है कोई। कुछ मेंबर्स हेयरिंग बहुत शॉर्ट कंडक्ट करते हैं, इवन लॉन्ग हेयरिंग्स भी कुछ जो हैं वो आधे घंटे में भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ हेयरिंग जो हैं वो 3 घंटे से ज़्यादा भी चली जाती हैं। तो हर मेंबर का अपना तरीका होता है और वो उसी तर्ज पे, उसी तरीके में जो है आपसे सवाल करता है, लेकिन सवालों की नौयत उसी दायरे के अंदर है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और उससे बाहर से कोई भी इस तरह के एस्पेक्ट्स नहीं होते जो उनके अलावा हों। और बड़ा अच्छा उनका बिहेवियर होता है। मेंबर्स के पास एक गाइडलाइन है, बहुत काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी होती हैं। उन्हें इज़्ज़त से बात करनी होती है, उन्हें आपके एहसासात का ख्याल रखना होता है। उनको कुछ ऐसी बातें आपसे पूछने की भी इजाज़त नहीं है जो कि आपके ट्रॉमा को भड़का सकें, कह सकेंगे, या उसको दोबारा से जगा सकें, आपको ट्रॉमा फिर से फ़ील हो। तो उनको बहुत इस तरह की गाइडलाइंस हैं कि उन्होंने अच्छे से पेश आना है, एहतराम करना है, इज़्ज़त देनी है और सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं। तो वो आपको पर्सनल लेवल पे जज नहीं कर सकते। जो उनके रूल्स हैं वो उन्होंने फॉलो करने हैं और उस बेस पे आपको डिसीजन दे देना है। तो वो हियरिंग जो होती है वो कोई इस तरह की बला नहीं है कि जिससे आप लोग इतने घबरा जाएं, परेशान हो जाएं और आपको समझ ना आए कि क्या करना है। परेशान मैंने आपको समराइज़ करके बताया है, लेकिन अगर किसी को डिटेल में इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो वो कमेंट में पूछ सकता है या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। हम खुशी खुशी आपको आपके सवालात के जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।